Hello everyone, my name is Nikita and I welcome you all to the Legal Awareness series. We all know that India is a diverse country with almost all the major religions of the world. इतने सारे religions हैं, सबकी अलग अलग ideologies हैं, उनके लिए law भी है, उन्हें regulate करने के लिए, इनफैक्ट rights भी दिए हुए हैं, fundamental right दिया हुआ है, right to freedom of religion, राइट भी है। उसके बाद भी इतनी सारी कंट्रोवर्सीज हैं। हमने सीरीज ऑफ केसेस में देखा है, जैसे अयप्पा टेम्पल वाला केस हो गया, सबरीमाला जजमेंट हो गया, ट्रिपल तलाक वाला जजमेंट हुआ। इन सारी कंट्रोवर्सीज में एक चीज कॉमन थी और वो था राइट टू रिलीजन। तो राइट टू रिलीजन इतना इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए समझना कि कहीं ना कहीं हम इसे देखते ही हैं, ठीक है। आज का भी ऐसा केस है जिसके अंदर राइट टू रिलीजन कंटेंशन में है। फाइन, दिस इज अ रीसेंट केस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट, जहां पर एक अपॉइंटमेंट ऑफ प्रीस्ट के बारे में बात करी गई है। हिंदू टेम्पल में प्रीस्ट का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, वो एक सेक्युलर फंक्शन है या फिर एक रिलीजियस फंक्शन है, इस पर बात करी गई है, ठीक है। बट यहाँ पर भी राइट टू रिलीजन क्वेश्चन में है। तो हमारे लिए एक इन सारी कॉन्ट्रोवर्सीज को समझने के लिए या फिर इन पे अपना इन्फॉर्म्ड ओपिनियन देने के लिए it becomes important for us to understand the nuances of Article 25, especially, and the other articles which talk about right to freedom of religion. Okay, so today we are going to talk about this, or we are going to talk about this concept in the light of this case called Muthu Subramaniam Gurukul versus the Commissioner HRC and others. Fine. So fine then, let's get started. All right. So ये केस था जिस केस में मद्रास हाई कोर्ट ने बोला है कि कास्ट विल हैव नो रोल टू प्ले इन अपॉइंटमेंट ऑफ टेंपल प्रीस्ट। दिस वाज सेड बाय मद्रास हाई कोर्ट इन दिस पर्टिकुलर केस, ठीक है। इस केस के फैक्चुअल मैटर्स को समझने की कोशिश करते हैं, हुआ क्या था इस केस में। तो भाई पहली बात तो ये थी कि एक प्ली फाइल करी थी किसने, ऑफ कोर्स एक पिटिशनर ने जिसका नाम था गुरुकुल। इन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट को चैलेंज किया था। अभी एडवर्टाइजमेंट किसने रिलीज किया था या किसने पब्लिश किया था, वो किया था, it was issued by Assistant Commissioner HRNC, the Executive Officer of Sri सुगवनेश्वर स्वामी टेम्पल। तो एक सुगवनेश्वर स्वामी टेम्पल है, उसमें एक प्रीस्ट को अपॉइंट करना था। उस प्रीस्ट को अपॉइंट करने के लिए एक एडवर्टीजमेंट इशू किया गया, ठीक है। अब ये जो गुरुकुल नाम का इंसान था, इसने उस एडवर्टाइजमेंट को चैलेंज किया। किस ग्राउंड पे चैलेंज किया, तो भाई ग्राउंड ये था कि ही हैड द हेरिडिटरी राइट टू होल्ड द पोजीशन। उसने कहा कि मेरे पास हेरिडिटरी राइट है इस पोजीशन को होल्ड करने का। आप ऐसे कैसे आप एक एडवर्टीजमेंट निकाल सकते हो जिसमें आप किसी को भी प्रीस्ट की तरह अपॉइंट कर सकते हो, एज पर विच यू कैन अपॉइंट एनीवन एज अ प्रीस्ट। तो इस बेसिस पे उन्होंने इसको चैलेंज किया। तो फैक्चुअल मैट्रिक्स अपना ये है, ठीक है। अब इस चीज को जब कोर्ट में ये बात गई, कंटेंशन हुए, इधर आर्ग्यूमेंट्स हुए दोनों पार्टीज के, तो फाइनली कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया दैट फर्स्ट थिंग इज अपॉइंटमेंट ऑफ अर्चक और प्रीस्ट इज अ सेक्युलर एक्ट एंड could not be claimed as a hereditary right। तो उन्होंने बोला भाई पहली बात तो प्रीस्ट का अपॉइंटमेंट किसी भी टेंपल में एक सेक्युलर एक्ट होता है और ना कि एक हेरिडिटरी राइट होता है, ठीक है। उन्होंने बोला पेडिग्री बेस्ड ऑन कास्ट हैव नो रोल टू प्ले इन द अपॉइंटमेंट ऑफ अर्चक if the person so selected to the post was well versed, properly trained and fully qualified to perform pujas and other rituals as per requirements of agam shastra applicable to temple concerned। अभी अगम शास्त्र क्या होता है, देखो, जब भी एक हिंदू टेम्पल बनता है ना, तो उसके रिचुअल्स को लेकर या फिर उसकी जो भी जो भी उसकी टेनेट्स है, उन सबको एक तरह से कंपाइल कर दिया जाता है, ठीक है। तो जब हम साउथ इंडियन टेम्पल्स की बात करते हैं तो वहां पर एक आगम शास्त्र है जिसमें जो बताता है, एक्चुअली इट्स अ कंपाइलेशन ऑफ ऑल द रिचुअल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर टेम्पल, ठीक है। जो बताता है कि यार एक टेम्पल कैसे कंस्ट्रक्ट होगा, उसमें आइडल्स कैसे इंस्टॉल होंगे, उसमें पूजा कैसी होगी, वगैरह वगैरह, उसके रिचुअल्स क्या होंगे, सेरेमनीज क्या होनी, ऑल ऑफ दोस थिंग्स। तो इस केस में कोर्ट ने बोला इट्स अ प्रोग्रेसिव मूव, जहां पे कोर्ट ने बोला कि यार प्रीस्ट का अपॉइंटमेंट कभी भी एक कास्ट के बेसिस पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। इंस्टेड ऑफ दैट ये अपॉइंटमेंट होना चाहिए अगर एक इंसान वेल वर्स्ड है, इफ द पर्सन इज ट्रेन्ड और इफ ही इज वेल वर्स्ड विद द रिचुअल्स ऑफ द टेम्पल। अगर उसे सारे रिचुअल्स पता है, उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग है, उसे आइडिया है कैसे पूजा होनी है, क्या होना है, अगर उसको ये सारी चीजें पता है तो फिर उसको मेरिट्स के बेसिस पर जज करो, ना ही कास्ट या रिलीजन के बेसिस पर। तो ये वाली चीज बोली गई थी कोर्ट ने, मद्रास हाई कोर्ट ने, इस पर्टिकुलर केस में। तो अब बात आती है, और उन्होंने ये भी बोला कि दिस इज अ
दिस इज अ सेक्युलर फंक्शन, नॉट अ रिलीजियस फंक्शन। तो अब ये होता क्या है, सेक्युलर फंक्शन क्या होता है, रिलीजियस फंक्शन क्या होता है, हमारे लिए समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखते हैं। फाइन, सो इस हिसाब से आज का हमारा एजेंडा होने वाला है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म। दैट्स फर्स्ट। द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो कि 25 से 28 में देके रखा हुआ है। आर्टिकल 25 to 28 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। देन वी हैव सेक्युलर फंक्शन वर्सेस रिलीजियस फंक्शन, दोनों में क्या डिफरेंस है। एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस, जब भी हम राइट टू रिलीजन की बात करते हैं तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंड देन अपॉइंटमेंट ऑफ प्रीस्ट, ठीक है, सेक्युलर है या रिलीजियस है, इसके ऊपर क्या जजमेंट्स है, सुप्रीम कोर्ट के क्या डिसीजंस है, वो सब हम आज देखने वाले हैं। फाइन, ओके, स्टार्ट करते हैं। भाई सेक्युलरिज्म क्या होता है, व्हाट इज, हम बोलते हैं ना इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, व्हाट इज सेक्युलरिज्म, क्या होता है सेक्युलरिज्म? It is a system of doctrine. It is a system of doctrine and practice that disregards or rejects any form of religion, faith and worship. मतलब ये ऐसा सिस्टम है जो जो कि डिसरिगार्ड करता है या रिजेक्ट करता है किसी भी फॉर्म ऑफ रिलीजन को, फेथ को या वर्शिप को। मतलब कहीं ना कहीं इट इज अ न्यूट्रल कंसेप्ट। ठीक है, कहीं ना कहीं सेक्युलरिज्म की अगर हम बात करते हैं तो इट इज अ न्यूट्रल कंसेप्ट। अ सेक्युलर स्टेट does not extend patronage या फिर support patronage or support to any particular religion. A secular state maintains neutrality, this is important, in the matters of religion and provides equal protection to all the religion. ठीक है, तो सेक्युलर स्टेट की बात करें तो सेक्युलर स्टेट का कोई भी रिलीजन नहीं होता है, वो न्यूट्रल होता है और सारे ही रिलीजन्स को रिस्पेक्ट करता है। ठीक है, दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म। इन शॉर्ट, स्टेट विल हैव नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन। ठीक है, जब हम सेक्युलरिज्म को पढ़ते हैं तो हम दो कंसेप्ट के हिसाब से इसको पढ़ सकते हैं, दो कॉन्टेक्स्ट में इसको पढ़ सकते हैं। क्या क्या? पहला आता है आपका वेस्टर्न कंसेप्ट। भाई वेस्टर्न कंसेप्ट क्या बोलता है? अमेरिका में इसकी शुरुआत हुई थी 19th सेंचुरी में। भाई दिस वाज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ थॉमस जेफरसन, जिनका कहना था कि भाई एक स्ट्रिक्ट सेपरेशन होना चाहिए चर्च और स्टेट के बीच में। अब चर्च यहाँ पे किसको डिनोट कर रहा है? चर्च यहाँ पे रिलीजन की बात कर रहा है। ठीक है, तो उनका कहना था कि अगर हम सेक्युलरिज्म की बात करते हैं तो सेक्युलर स्टेट हम तब बोल सकते हैं जब उस स्टेट का चर्च से कोई भी लेना देना नहीं हो। ठीक है, दोनों का कुछ भी इंटरैक्शन ना हो या इंटरफेरेंस ना हो एक दूसरे के रिल में। फाइन, तो यहाँ पे बोला गया दैट सेपरेशन बिटवीन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम द इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्टेट, दोनों अलग अलग होना चाहिए। और उन्हीं के वर्ड्स में उन्होंने बोला कि सेक्युलरिज्म वुड मीन इरेक्टिंग द वॉल ऑफ सेपरेशन बिटवीन चर्च and state is absolutely essential in a free society. Of course, restrictions impose किए जा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। Restrictions can be imposed on the freedom of conscience. So if somebody is practicing right to religion, कुछ restrictions हो सकते हैं कि भाई आप अपने religion, right to religion को ऐसे यूज करो जिससे किसी और का right violate ना हो, या फिर public good में, public interest में ये काम किया जा सकता है। So this is the western concept जिसमें उन्होंने कहा है कि clear cut separation होना चाहिए, state अलग, religion अलग। ठीक है, पर अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो इंडिया में वी हैव अडॉप्टेड अ पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म। नाउ व्हाट इज दिस पॉजिटिव कंसेप्ट? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। इंडिया की बात करें तो भाई कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के भी जब डिबेट्स थे तो वहां भी काफी चर्चा में रहा है ये सब्जेक्ट। केटी शाह ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इसे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लाने के लिए, काफी बात हुई थी उस टाइम। बट एनीवेज आया तो ये था 42nd अमेंडमेंट एक्ट से, ये ऐड हुआ था, ये 1976 का था। ये फॉर द फर्स्ट टाइम प्रियम्बल में हमको दिखा था। ठीक है, अच्छा, यहां पर अगर हम सेक्युलरिज्म की बात करते हैं तो it is not an anti religious concept, instead it prevented discrimination against the citizen based on religion। तो ये बोलता है कि यार सेक्युलरिज्म का मतलब ये नहीं होता कि हम किसी रिलीजन को माने ना, ऐसा नहीं है। बात ये है कि आप रिलीजन के बेसिस पे किसी भी सिटीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। ठीक है, दैट्स वन। यहीं पे अगर हम गांधी जी के ओपिनियन की बात करें तो वो विश्वास करते थे सर्वधर्म संभव में, द कंसेप्ट ऑफ सर्वधर्म संभव। इसका मतलब क्या होता है? गांधी जी का मानना था कि यार लाइफ में रिलीजन की बहुत इंपॉर्टेंस है। फाइन, इसलिए वो सारे रिलीजन को इक्वली रिस्पेक्ट करते थे। सो इट मीन्स इक्वालिटी फॉर ऑल रिलीजन्स, रिलीजन कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम पब्लिक लाइफ। वहीं नेहरू जी का मानना था, वो बिलीव करते थे धर्मनिरपेक्ष पे, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ धर्मनिरपेक्ष
विच इज, इनका कहना था कि रिलीजन शुड बी अ प्राइवेट मैटर, ठीक है, रिलीजन शुड बी अ प्राइवेट मैटर, और उसका पब्लिक में कुछ खास काम नहीं है, वो एक व्यक्ति के पर्सनल फेथ और बिलीफ वाला मैटर होता है, सो इट्स अ प्राइवेट मैटर। पर इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करी जाए तो इंडिपेंडेंट इंडिया ने इन सबका एक कॉम्बिनेशन लिया। कैसे लिया, लेट्स सी। पहली चीज, द स्टेट शैल परमिट फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिसिंग एनी रिलीजन। चलो भाई, स्टेट इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, दैट्स वन। सेकंड, द स्टेट शैल नॉट एसोसिएट विद एनी रिलीजन। स्टेट सबको अलाउ कर सकता है, जिसको जो प्रैक्टिस करना है, जिसको जो रिलीजन प्रैक्टिस करना है कर सकता है, बट स्टेट का खुद का कोई रिलीजन नहीं होगा, वो किसी रिलीजन से एसोसिएट नहीं करेगा। एंड थर्ड इज, द स्टेट शैल ऑनर ऑल फेथ्स ऑफ इक्वालिटी। स्टेट सारे ही रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट करेगा, ठीक है। ये कंसेप्ट हमने अडॉप्ट किया था। ओके, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो भाई ये देके रखा है आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 तक। आर्टिकल 25 बोलता है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, दिस इज आर्टिकल 25। आर्टिकल 26 बात करता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, ओके। 27 टॉक्स अबाउट फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ अ रिलीजन, मतलब कभी भी कोई भी मुझे फोर्स नहीं कर सकता, इफ आई एम अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, और फॉर दैट मैटर इफ आई एम अ पर्सन स्टेइंग इन इंडिया, मुझे कोई भी फोर्स नहीं कर सकता कि मैं एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए कोई भी टैक्स पे करूं, ठीक है, दैट्स वन। फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूशन जो कि स्टेट से एडेड है, स्टेट उसमें फंड देता है, उसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं होंगे, ठीक है, बिकॉज हमने अभी पढ़ा कि स्टेट का खुद का कोई रिलीजन नहीं है, राइट। ओके, अपने लिए इस केस जो हम आज केस डिस्कस कर रहे हैं उसके लिए आर्टिकल 25 और 26 को पढ़ना समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो वी आर गोइंग टू डिस्कस देम इन डिटेल, ठीक है। ऑलराइट, आर्टिकल 25 बोलता है all persons are subject to, of course, certain restrictions. All persons are equally entitled to freedom of conscience, right to free profession, practice and propagation of religion. Let's try to understand these terms. Freedom of conscience का मतलब क्या होता है? I have a right to follow any religion or not to follow any religion. पॉइंट इज, मतलब ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि अगर मुझे किसी रिलीजन को फॉलो करना है तो मैं कर सकती हूँ, और अगर मुझे नहीं करना है तो मेरे पास वो ऑप्शन भी है, ठीक है। दिस इज फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस। देन राइट टू फ्री प्रोफेशन का मतलब क्या होता है? मैं पूरे वर्ल्ड को डिक्लेयर कर सकती हूँ, आई कैन डिक्लेयर टू द होल वर्ल्ड मेरा रिलीजन क्या है, ठीक है, मैं पूरे वर्ल्ड को बता सकती हूँ। सो इट इज डिक्लेरेशन ऑफ वंस रिलीजन ओपनली एंड फ्रीली। मैं पूरे वर्ल्ड को बता सकती हूँ कि मैं हिंदू हूं, मैं एक पर्टिकुलर रिलीजन फॉलो करती हूँ, बता सकती हूँ। दिस इज राइट टू प्रोफेस और प्रोफेशन। प्रैक्टिसेस, इट इंक्लूड्स परफॉर्मेंस ऑफ रिलीजियस एक्टिविटीज, जिसमें आपके सारे रिचुअल्स आ सकते हैं या फिर सेरेमनीज आ सकती हैं, एटसेट्रा। तो भाई अगर मैं किसी रिलीजन को फॉलो करती हूँ तो उससे रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिसेस हैं, रिचुअल्स है, सेरेमनीज है, मैं उन सबको भी परफॉर्म कर सकती हूँ। ये भी मुझे राइट मिला हुआ है आर्टिकल 25 में। आर्टिकल 25 में एक चीज की बात और करेगी, दैट इज प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। व्हाट इज प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन? मेरे रिलीजन के बारे में मैं इजीली उसके जो भी टेनेट्स है या उसके जो भी डॉक्ट्रिन्स है या उस रिलीजन के बारे में मुझे जो भी किसी और इंसान को बताना है, कम्युनिकेट करना है या उसका आइडिया डिसेमिनेट करना है, मैं कर सकती हूँ। सो इट इज कम्युनिकेशन ऑफ वंस बिलीफ टू अदर्स, राइट। ये हो गया इन टर्म्स का मीनिंग, कॉन्शियंस, प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन। मतलब मैं किसी भी रिलीजन को चूज कर सकती हूँ, मैं उससे रिलेटेड कोई भी प्रैक्टिसेस परफॉर्म कर सकती हूँ,
मैं पूरे वर्ल्ड को बता सकती हूँ, मैं प्रोफेस कर सकती हूँ कि मैं इस पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करती हूँ, और साथ ही में मैं पूरे वर्ल्ड को ये बता सकती हूँ कि ये मेरा रिलीजन है। मैं अपने रिलीजन को पॉजिटिवली पॉजिटिव परसुएशन भी अलाउड है, उसका प्रचार प्रसार भी कर सकती हूँ। अच्छा, पर यही प्रचार प्रसार करने में क्या मैं अपने रिलीजन में लोगों को कन्वर्ट कर सकती हूँ? डू आई हैव द राइट टू कन्वर्ट समवन व्हेन आई एम एक्सरसाइजिंग द राइट ऑफ प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन? Yes or no? No, that's not possible. Conversion is not allowed. Fine? Okay. Now, is this right absolute? Absolute है क्या? नहीं है. देखो, just like other fundamental rights, this particular right also is subject to certain reasonable restrictions. अभी क्या है? Let's see. Reasonable restrictions है in the form of public order, morality, health, and other provisions related to part 3, which is of course fundamental rights. तो ये 4 restrictions है, reasonable restrictions, जो लगाए जा सकते हैं when we talk about right to religion. ठीक है? अच्छा, इसके अलावा state is also permitted to make laws. state भी allowed है कि भाई state को भी permission है कि वो आराम से laws बना सकता है. किन चीजों पे? Let's see. To regulate or restrict any economic, financial, political or other secular activity associated with religious practice. तो अगर religious practice से रिलेटेड अगर कोई भी फाइनेंशियल एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, पॉलिटिकल है, या फिर कोई सेक्युलर एक्टिविटी है, तो उस केस में स्टेट के पास पूरा पूरा राइट है कि या स्टेट इज परमिटेड टू मेक लॉज. ठीक है, वो हो सकता है. ऑल्सो दिस स्टेट इज परमिटेड टू प्रोवाइड फॉर सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म और थ्रो ओपन हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस ऑफ अ पब्लिक कैरेक्टर टू ऑल क्लासेस एंड सेक्शंस ऑफ हिंदूज. मतलब अगर देखा जाए सोशल रिफॉर्म्स के लिए भी अगर गवर्नमेंट कुछ करना चाहे तो कर सकती है. फॉर एग्जाम्पल, ये मेजरली किसके बारे में बात करता है? जैसे एनी पर्सन राइट टू एंटर अ टेम्पल शुड नॉट बी ऑब्स्ट्रक्टेड. ठीक है, किसी का भी राइट है टेम्पल में जाने का, तो वो ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होना चाहिए. अच्छा, ऑब्स्ट्रक्ट कैसे हो सकता है? हम देख रहे हैं, इट कुड बी बिकॉज ऑफ कास्ट, इट कुड बी बिकॉज ऑफ इनइक्वालिटी, इट कुड बी बिकॉज ऑफ द कंसेप्ट ऑफ अनटचेबिलिटी जो इतने टाइम से प्रैक्टिस हो रहा है. तो अगर ऐसी कोई चीज है और ये सारी चीजें हो रही है रिलीजन के नाम पर, तो फिर गवर्नमेंट के पास पूरा पूरा राइट है कि गवर्नमेंट उसको रेगुलेट कर सकता है. ठीक है, इस क्लॉज के अंदर वो उसको रेगुलेट कर सकते हैं. फाइन. अच्छा, यहाँ पर जो हिंदू की बात हो रही है ना, उसमें कौन कौन आएगा? हिंदू हियर रेफर्स टू सिख आ सकते हैं यहाँ पर, यहाँ पे बुद्धिस्ट आ सकते हैं, या फिर यहाँ पे जैन भी आ सकते हैं. ठीक है, फाइन. तो ये राइट एब्सोल्यूट नहीं है, कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं और स्टेट के पास भी कुछ कुछ परमिशंस हैं कि वो इनको रेगुलेट करने के लिए लॉ बना सकते हैं. फाइन. ओके, लेट्स टॉक अबाउट आर्टिकल 26. 26 क्या बात करता है? राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स. Every religious denomination of any section of such or any section of such religious denomination shall have the following rights. तो भाई religious denominations के पास कुछ ना कुछ rights है. अभी religious denominations क्या होता है पहले उन्हें समझते हैं. रिलीजियस डिनोमिनेशन होने के लिए आपको 3 एसेंशियल्स को फुलफिल करना बहुत जरूरी है, या 3 कंडीशंस को फुलफिल करना बहुत जरूरी है. पहला है कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल. तो भाई एक इंडिविजुअल नहीं हो सकता. जब हम रिलीजियस डिनोमिनेशन की बात करते हैं तो वहां पर कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स होना इज इंपॉर्टेंट. वो कैसा होना चाहिए? वो ऐसा होना चाहिए कि दे शुड हैव अ सिस्टम ऑफ बिलीफ और डॉक्ट्रिन्स व्हिच दे रिगार्ड एज कंड्यूसिव टू देयर स्पिरिचुअल वेलबीइंग. ठीक है, वो ऐसा ग्रुप है जो एक बिलीफ उनका एक बिलीफ सिस्टम है जिसको वो फॉलो करते हैं, या कुछ डॉक्ट्रिन्स है जिसको वो फॉलो करते हैं और उन्हें लगता है कि ये उनके स्पिरिचुअल वेलबीइंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट्स वन. सेकंड, दे शुड हैव अ कॉमन ऑर्गेनाइजेशन. एक ऑर्गेनाइजेशन होना भी बहुत जरूरी है. और तीसरा, दे शुड हैव अ डिस्टिंक्टिव नेम. ठीक है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन होना जरूरी है जिसका एक नाम होना चाहिए, और एक ग्रुप होना चाहिए, ग्रुप ऑफ मेंबर्स होने चाहिए जो एक पर्टिकुलर सिस्टम को फॉलो करते हैं. अगर ये 3 एलिमेंट्स हैं तो हम बोल सकते हैं कि ये रिलीजियस डिनोमिनेशन है. इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे रामकृष्ण मिशन जो है, ऑफ कोर्स इसका नाम भी है, इसमें बहुत सारे लोग भी हैं, और वो लोग एक रामकृष्ण परमहंस की टीचिंग्स को फॉलो करते हैं. तो दे आर फॉलोइंग अ पर्टिकुलर सिस्टम आल्सो, जो उन्हें लगता है कि इट इज कंड्यूसिव फॉर देयर स्पिरिचुअल वेलबीइंग.
तो उन्हें हम कह सकते हैं कि वो रिलीजियस डिनोमिनेशन में आ सकते हैं ना। अगर कोई रिलीजियस डिनोमिनेशन है तो उनके पास राइट है कि वो अपने रिलीजियस मैटर्स को या फिर यू नो अपने अफेयर्स को मैनेज कर सकते हैं। फाइन, उनके पास क्या क्या राइट्स हैं, लेट्स सी। दे कैन एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस। तो वो इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश भी कर सकते हैं और मेंटेन भी कर सकते हैं। क्या होगा उसका पर्पस, चैरिटेबल या फिर रिलीजियस पर्पस, ठीक है। दे कैन मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर्स ऑफ रिलीजन, सो दे हैव द परमिशन और फॉर दैट मैटर दे हैव द राइट टू मैनेज देयर ओन अफेयर्स। उनके रिलीजन रिलीजियस मैटर्स से रिलेटेड जो जो भी अफेयर्स है उन सबको मैनेज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दे कैन ओन एंड एक्वायर प्रॉपर्टी, मूवेबल और इमूवेबल, ठीक है। उनके इंस्टीट्यूशन के लिए वो प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, अक्वायर कर सकते हैं, उसे ओन कर सकते हैं, मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है। और दे कैन एडमिनिस्टर द प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। उस प्रॉपर्टी के साथ क्या करना है क्या नहीं करना है, ऑल ऑफ दैट दे कैन डू एज पर द लॉ। तो ये सारे राइट्स होते हैं रिलीजियस डिनोमिनेशन के। अब आर्टिकल 25 और 26 में क्या डिफरेंस है? जब हम आर्टिकल 25 की बात करते हैं तो आर्टिकल 25 होता है इंडिविजुअल्स के लिए, वो राइट देता है इंडिविजुअल को टू फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, टू प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपोगेट, वो सारे राइट्स होते हैं इंडिविजुअल के। जब हम यहाँ बात करते हैं तो ये होते हैं कलेक्टिव राइट्स, ठीक है। एक इंस्टीट्यूशन के राइट है ये, एक रिलीजियस डिनोमिनेशंस के राइट है आर्टिकल 26 में। फाइन, ये इनका बेसिक सा डिफरेंस है। ओके, नाउ अब आता है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड दैट इज कंट्रोवर्सी वाला पॉइंट। देखो, जब भी हम बात करते हैं ना आर्टिकल 25 की, 26 की, तो वहां पर एक कंसेप्ट आता है असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस वाला। ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी चीज है जो बहुत ही असेंशियल है एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए? अगर वो बहुत असेंशियल है या फिर इट फॉर्म्स अ वेरी असेंशियल पार्ट ऑफ दैट रिलीजन, तो हम उसको बोलते हैं कि इट इज असेंशियल प्रैक्टिस। और अगर वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब अगर उसके होने या ना होने से रिलीजन में कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम बोलते हैं कि इट इज नॉन एसेंशियल प्रैक्टिस। अच्छा, तो ऐसे बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं जहां पर ये बात हुई है कि भाई लाउड स्पीकर से नमाज पढ़ना या फॉर दैट मैटर चर्च की प्रेयर्स लाउड स्पीकर पे करना रिलीजियस प्रैक्टिस में आएगा। तो अगर मैं इस प्रैक्टिस को परफॉर्म करते टाइम, मतलब ये वाला पूरा एक्ट परफॉर्म करते टाइम किसी और की राइट वायलेट कर रही हूँ, और वो इंसान अगर कोर्ट में जाता है और मैं अपने तरफ से फिर बोलती हूँ कि नहीं, मेरा राइट टू रिलीजन वायलेट होगा अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी, तो राइट टू रिलीजन यहाँ पर फिर वापस कंटेंशन में आ जाता है, ठीक है। तो देयर इज अ कंफ्यूजन, किस प्रैक्टिस को हम एसेंशियल बोले, किसको हम एसेंशियल ना बोले, तो ये कैसे डिटरमाइन करेंगे, लेट्स सी। अच्छा, ऑल्सो एक बात समझने वाली ये है, इसको डिटरमाइन करना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों हम इसके पीछे पड़े कि यार एसेंशियल क्या है, नॉन एसेंशियल क्या है। तो यहाँ पे एक बात समझने वाली ये है कि अगर कोई प्रैक्टिस एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, तो यहाँ पर अगर वो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, तो स्टेट का जो राइट है ना, स्टेट या फॉर दैट मैटर स्टेट का जो पावर है ना रेस्ट्रिक्ट करने का, वो बहुत नैरो हो जाता है, ठीक है। स्टेट्स पावर टू 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 रेस्ट्रिक्ट इज नैरोड, ठीक है। और वहीं पर अगर नॉन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, तो स्टेट के पास पूरा पूरा पावर है कि वो आराम से रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है, ठीक है। अगर एसेंशियल हुई तो स्टेट का पावर रेस्ट्रिक्ट करने का या फिर रेगुलेट करने का बहुत ही ज्यादा नैरो हो जाता है, ठीक है। फाइन, ओके, लेट्स अंडरस्टैंड दिस नाउ। व्हाट इज एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, होता क्या है? तो यार ये पहली बार ना एक केस था, शिरूर मठ केस उसे कहा जाता है। फॉर द फर्स्ट टाइम ये कंसेप्ट डिस्कस हुआ था इस पर्टिकुलर केस में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि व्हाट इज एसेंशियल पार्ट ऑफ द रिलीजन, and it says that this shall be ascertained regarding the tenets and doctrines of that religion itself। तो किसी भी रिलीजन का एक एसेंशियल पार्ट क्या होता है, ये उसके टेनेट्स और डॉक्ट्रिन्स को देख के पता पड़ेगा, ठीक है। ये चीज पहली बार उन्होंने बोली थी शिरोमठ मठ केस में। फिर नेक्स्ट केस है मोहम्मद हनीफ कुरैशी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसे हम फर्स्ट काउ स्लॉटर केस भी कहते हैं, 1958 का केस है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि अच्छा, इस केस में कंटेंशन में क्या था, व्हाट वाज द इशू हियर। तो इस केस में ऐसा था कि सैक्रिफाइस ऑफ काउज एंड बकरीज, क्या ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है मुस्लिम्स की। तो यहाँ पे बोला गया था, कोर्ट ने बोला था कि यार इनका सैक्रिफाइस करना ये इनके एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस में नहीं आता, ठीक है। एंड रूल दैट इट कुड बी प्रोहिबिटेड, और इसीलिए अगर इन पे कोई भी प्रोहिबिशन होता है
थ्रू सम लॉज, ऑफ कोर्स कुछ लॉज ऐसे हैं जो इनके सैक्रिफाइस को प्रोहिबिट कर रहे हैं या फिर काउ स्लॉटर बैन कर रहे हैं, तो वो लॉज को उन्होंने अपेल्ड कर दिया था, ठीक है। क्योंकि उनसे ये कहा गया था कि भाई अगर स्टेट ऐसे कोई भी लॉज लेकर आता है तो वो इनके राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन को वायलेट नहीं कर रहा है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कब वायलेट होगा? जब उनकी कोई एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस पर रेगुलेशन या फिर रेस्ट्रिक्शन होगा तब, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए ये इनकी एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। देन देयर वाज दिस केस, आचार्य जगदीश्वरानंद अवधूत वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस कैलकाटा। इसमें बात हुई थी तांडव डांस की। तो भाई एक सेक्ट है आनंद मार्गी जिसे हम कहते हैं, उनका काम मतलब वो लोग, उनकी एक प्रैक्टिस थी, ठीक है, जिसमें वो तांडव डांस करते थे। और जब वो ये जो प्रोसेशन पूरा होता था उनका रोड पर, तो उस टाइम उनके पास बहुत ज्यादा लीथल वेपन्स होते थे, या फिर स्कल होती थी, और स्कल्स एंड बोन्स, और वो इसको अपनी एसेंशियल प्रैक्टिस बोलते थे। उनका कहना था कि ये प्रोसेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमारे रिलीजन का पार्ट है, हमें करना होता है ये। तो इस पे बात हुई थी भाई, अगर आप ऐसे करोगे, ऐसे लीथल वेपन्स के साथ अगर आप रोड पे ऐसे प्रोसेशन वगैरह कर रहे हो, तो ऐसे केस में पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, ये वाली चीजें आ जाती है। तो हमने देखा है ये राइट एब्सोल्यूट राइट नहीं है, इसको प्रोहिबिट किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोर्ट ने बोला था कि दिस वाज नॉट एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस एंड देयरफॉर any order prohibiting such a practice in the interest of public order and morality was not violative of the interest of Anand Margis। तो उनकी इस प्रैक्टिस को बोला था कि इट इज नॉट एन एसेंशियल प्रैक्टिस, फाइन। फिर इसी का एक और केस आया, सेकंड आनंद मार्गी केस। उसके अंदर कोर्ट एक टेस्ट लेकर आया ये डिटरमाइन करने के लिए कि किस प्रैक्टिस को हम एसेंशियल प्रैक्टिस बोल सकते हैं और किस प्रैक्टिस को हम नॉन एसेंशियल प्रैक्टिस बोलेंगे। तो टेस्ट क्या था, लेट्स सी। कोर्ट ने बोला कि इफ taking away that part or practice would result in fundamental change in the character of that religion or its belief, then such a part would be treated as essential or integral part of the religion। मतलब क्या, अगर किसी भी प्रैक्टिस की बात करते हैं, चलो फॉर एग्जांपल अगर हम हिंदू रिलीजन की बात करते हैं, तो वहां पर पूजा करना, आरती करना, या मंदिर जाना, या प्रसाद चढ़ाना, ये सारी कुछ एसेंशियल चीजें हैं, ठीक है। अगर हम इनमें से कोई भी चीज प्रोहिबिट करते हैं, या हम इस पूरे रिलीजन में से कोई भी, इनमें से कोई भी चीज निकाल लेते हैं, ले लेते हैं, तो क्या इससे रिलीजन पे कोई फर्क पड़ेगा? क्या उसका नेचर या उसका कैरेक्टर चेंज होगा? अगर होगा तो ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। There cannot be in addition or subtraction to such a part because it is the very essence of the religion which would get altered and its fundamental character would change। तो इन्होंने बोला कि these are permanent and essential parts that are protected by the constitution। आर्टिकल 25 में भी इसी को प्रोटेक्शन दिया गया है। तो बोल रहे हैं ऐसी कोई भी चीज जिसके थोड़े से भी हटाने से या उसको चेंज करने से पूरा रिलीजन का नेचर ही बदल जाएगा, तो वो डेफिनेटली एसेंशियल है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। ये था टेस्ट डिटरमाइन करने के लिए। अच्छा, जब हम प्रीस्ट के, अब अपन वापस अपने केस पे आते हैं जिससे हमने स्टार्ट किया था, मुथु गुरुकुल स्वामी वर्सेस द कमिश्नर। उस वाले केस के हिसाब से अगर बात करें तो वहां पे भी अपॉइंटमेंट ऑफ प्रीस्ट की बात हो रही थी, है ना। वो सेक्युलर फंक्शन में आएगा या रिलीजियस फंक्शन में आएगा? तो यार एक बात तो समझने वाली ये है कि अगर सेक्युलर फंक्शन में आया तो स्टेट आराम से उसको रेगुलेट कर सकती है, यस और नो, डेफिनेटली। पर अगर रिलीजियस फंक्शन में आया तो फिर स्टेट का पावर थोड़ा सा कम हो जाएगा, नैरो हो जाएगा, या रेस्ट्रिक्टेड पावर हो जाएगा, ठीक है। तो देयर वाज दिस केस सेशमल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। दिस वाज द फर्स्ट केस जहां पर ये बात हुई थी डिस्कस। इसमें क्या हुआ ना, इसमें एक एक्ट था, तमिलनाडु हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट्स एक्ट 1959, जिसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स हुए थे, ठीक है। तो शुरुआत में होता ऐसा था कि जब भी एक प्रीस्ट अपॉइंट हुआ मंदिर की पूजा वूजा करने के लिए, तो अगर वो प्रीस्ट मर गया तो उनका जो बेटा है ना वो पूजा करेगा। तो हेरिडिटरी वाला जो सिस्टम था ना वो चलता था, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ नेक्स्ट इन लाइन इन सक्सेशन, तो भाई सक्सेशन में जो भी नेक्स्ट है वो बंदा आके पूजा करने लगेगा, ये वाला सीन पहले चलता था। अब क्या हुआ, इस वाले एक्ट में कुछ अमेंडमेंट आए, और अमेंडमेंट के हिसाब से ये जो प्रिंसिपल ऑफ नेक्स्ट इन लाइन वाला जो था ना, सक्सेशन वाली चीज, इसको अबॉलिश कर दिया गया था, ठीक है। हेरिडिटरी प्रिंसिपल अबॉलिश हो गया अर्लियर, ठीक है। आफ्टर डेथ और रिटायरमेंट ऑफ द प्रीस्ट, हिज सन यूज्ड टू बी अपॉइंटेड एज द प्रीस्ट ऑफ टेंपल। अब इसको जब अबॉलिश कर दिया गया, अबॉलिश करके क्या अब नया लॉ क्या आया, उन्होंने बोला कि द प्रीस्ट शुड बी थ्रोन, व्हाट इज दैट, या
and that the office of the priest should be thrown open to all the candidates trained in recognized institutions of priesthood irrespective of caste, creed और race. तो ऐसा कोई भी इंसान मेरिट के बेसिस पर जिस a person who is well versed, a person who is properly trained, अगर उसे सारे रिचुअल्स के बारे में पता है, उसे सारी सेरेमनीज के बारे में पता है, तो वो इंसान अपॉइंट किया जा सकता है एज द प्रीस्ट. फाइन. ये बात इस एक्ट के अमेंडमेंट में आई. इसी को यहाँ पे चैलेंज किया गया. किस बेसिस पे? उन्होंने बोला कि देखो इतने टाइम से ना ये हेरिडिटरी वाला जो प्रिंसिपल था ना, ये यूसेज में था, ये कस्टम था, तो अब इस कस्टम को हटाना या अब इस कस्टम को चेंज करना वुड बी लाइक it will be like violating our fundamental right to religion. ये बात हुई. Supreme Court noted that Archaka or the priest has never been regarded as a spiritual head of any institution. तो उन्होंने बोला कि यार अगर हम priest की बात करते हैं ना, तो वो कभी भी एक spiritual head नहीं होता है. ठीक है. priest की अगर बात की जाए तो priest एक employee होता है temple का. ठीक है. जिसको trustee आराम से regulate कर सकता है, उसके appointment को, उसकी duties को और उससे related जो भी उसके अपॉइंटमेंट रिलेटेड जो भी कंडीशंस हैं, उन सबको एक ट्रस्टी रेगुलेट कर सकता है. ठीक है. ये बात सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बोली थी. उन्होंने कहा था दैट प्रीस्ट मे बी एन अकॉम्प्लिश्ड पर्सन हु इज वेल वर्स्ड इन द आगमास. आगमास क्या है? जो भी शास्त्र हैं. ठीक है. एंड रिचुअल्स नेसेसरी टू बी परफॉर्म्ड इन अ टेम्पल, बट ही डज नॉट हैव द स्टेटस ऑफ रिलीजियस स्पिरिचुअल हेड. And therefore, the court said that the trustees of each temple can conduct inquiries into the conduct of such a servant. मतलब एक तरह से वो servant है temple के. ठीक है. तो trustees इनके conduct को देख सकते हैं, इनके misconduct को देख सकते हैं, सारी चीजों को trustees regulate कर सकते हैं. Fine. So that being the position of Archak, the act of his appointment by the trustees essentially a secular function. He owes his appointment to a secular अथॉरिटी. तो यहाँ पर इस केस में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही क्लियर कर दिया था, बहुत ही क्लियर वर्डिक्ट दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अपॉइंटमेंट ऑफ प्रीस्ट इज अ सेक्युलर फंक्शन. ठीक है. और ना कि रिलीजियस फंक्शन. फिर एक केस आया एन आदित्यन वर्सेस द त्रावणकोर देवस्थानम बोर्ड. इसके अंदर क्या हुआ था? एक नॉन ब्राह्मण शांतिकरण. शांतिकरण यहाँ पे केरला की बात करें तो वहां पर पंडित को या फिर प्रीस्ट को बोला जाता है शांतिकरण. वही अगर तमिलनाडु की बात करें तो वहां पर बोला जाता है अर्चक. ओके. तो भाई एक नॉन ब्राह्मण शांतिकरण को अपॉइंट किया गया था टेम्पल में. तो यहाँ पे लोगों का कहना था कि भाई इट वायलेट्स आवर राइट टू रिलीजन. आर्टिकल 25 और 26 का वायलेशन है, क्योंकि इतने टाइम से हम देखते रहते हैं कि हमेशा अगर टेम्पल में अपॉइंट करना है एज अ प्रीस्ट किसी को भी, तो वो एक मलयाली ब्राह्मण होना चाहिए. अब इस बार किसी और को जब अपॉइंट किया गया तो फिर ये वाली चीज कंटेंशन में आई. ठीक है. उन्होंने बोला ये वर्शिपर्स का राइट टू प्रैक्टिस एंड प्रोफेशन वायलेट करता है. तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि no usage which is found to be pernicious or considered to be in derogation of the law of land or opposed to public policy or social decency can be accepted and upheld by the court in this country. फिर वही बात हुई, यहाँ पर भी कोर्ट ने वही बात बोली कि यार it is a secular function, that's one. इसके अलावा ऐसी कोई भी चीज, यहाँ पे से दिख रहा होगा कि मलयाली ब्राह्मण एंड सम अदर पर्सन, तो फिर कहीं ना किसी टाइप का यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन है. तो कोर्ट ने बोला कि ऐसी कोई भी चीज जो एक डिस्क्रिमिनेशन प्रमोट कर रही है या फिर इट इज अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी, इन सारी चीजों को हमें कम करना होगा. ठीक है. इन्हें हम अलाउ नहीं कर सकते सिर्फ इस बेसिस पे कि हमारा राइट टू रिलीजन वायलेट हो रहा है, बिकॉज वी नो दैट राइट टू रिलीजन इज इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट राइट. फाइन. इट इज सब्जेक्ट टू सर्टेन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस. तो भाई कुल मिला के अगर इस नए केस की बात की जाए तो कोर्ट का ये कहना कि ये अपॉइंटमेंट ऑफ प्रीस्ट इज अ सेक्युलर फंक्शन would be a right thing or not. I think now you are in a position to determine that, isn't it? Now that we know what is Article 25, what is Article 26, absolute है, नहीं है, क्या reasonable restrictions हैं, कौन कौन से cases में, मतलब हमने देखा है काफी सारे cases हम कैसे determine करते हैं, essential religious practices क्या होती हैं, क्या नहीं होती हैं. I think now you are in a position to determine that and also to form your informed opinion on the judgment, right? So this is it from my end. I hope this was helpful for you, at least Article 25, 26 को समझने के लिए, उसके nuances को समझने के लिए. और now it's your turn. Do let me know your opinion on this judgment in the comment section. And this is it for today's session. We'll see you in the next session. Till then, take a very good care of yourself. Thank you.